नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी चर्चा अब भारतीय संविधान पर चल रही थी। हमने अपनी चर्चा में देखा किस प्रकार से भारतीय संविधान बनने से पहले भारत में शासन लागू होता था। ब्रिटिश सरकार की देखरेख में किस प्रकार से भारत में शासन चलता था। उसके बाद हमने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में, जिस कैबिनेट मिशन के तहत हमारे भारत का संविधान बनाने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। उसकी किस प्रकार से बैठकें हुई, संविधान सभा किस प्रकार से गठित हुई, कहां कहां से उनमें सदस्य आए, कितने सदस्य थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। किस प्रकार से उसमें वार्ताएं हुई, हमने उनके बारे में चर्चा की। भारतीय संविधान किस प्रकार से बना, हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली है। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। हमने प्रस्तावना के शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। आप यदि आरएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस 2024 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे 19 सितंबर से, और लगभग बताया जा रहा है फरवरी माह में इसका एग्जाम होगा। लगभग 2 फरवरी की तारीख इसमें निर्धारित की गई है, तो 2 फरवरी को हो सकता है इसका एग्जाम हो जाए। और यदि आचार संहिता लगती है तो हो सकता है इसका एग्जाम थोड़ा आगे भी हो सकता है, लेकिन जहां तक संभावना है तो फरवरी में इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को कड़ा कर लीजिए, अपनी तैयारी और बेहतरीन कर लीजिए। और हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आरएस मेंस की सभी क्लासें चल रही है, आरएस प्री की सभी क्लासें चल रही है, मेंस की भी आगे तैयारी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप अपने साथियों को भी द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने के लिए निमंत्रण भेज सकते हैं। हम प्रारंभ करेंगे आज भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार से किए गए, कितने संशोधन हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें कौन कौन से शब्द और जोड़ने के लिए किन किन लोगों ने संविधान सभा में इसके लिए प्रस्ताव रखा था, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में आज हम देखेंगे संशोधन, किस प्रकार से प्रस्तावना में हुआ संशोधन, कितने संशोधन हुए हैं अब तक, उन सब के बारे में, कितने विधेयक आ चुके हैं, कब संशोधन हुआ, किस प्रकार से चर्चा है इसके अंदर है, कुछ जो वाद हुए हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा को भारतीय प्रस्तावना के साथ। इसमें हम देखेंगे जब संशोधन, देखो भारतीय संविधान में अब तक के केवल एक संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में अब तक केवल एक संशोधन हुआ है, जो हुआ 1976 में। 1976 में हुआ और 1977 में लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 को यह संशोधन लागू होता है। 42वां संविधान संशोधन है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से वाद हुए हैं, इनके संशोधन को लेकर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दिए, फिर निर्णय को बाद में बदल भी दिया था। तो किस प्रकार से वो, उन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस आज के सेशन को। हम देखेंगे पहले बेरुवारी वाद के बारे में। एक बहुत प्रसिद्ध वाद है, बहुत ही फेमस वाद है बेरुवारी। बेरुवारी बनाम संघ सरकार, संघ सरकार। तो इस प्रकार से एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में। बेरुवारी वाद इसे कहते हैं, हम इसे बेरुवारी वाद भी कह सकते हैं। बेरुवारी बनाम भारत संघ या संघ सरकार इसे हम कह सकते हैं। ये जो वाद है 1960 का है। कब आया था? तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक रिट लगाई गई थी, PIL जनहित याचिका एक रिट लगाई गई थी। उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन होगा कि नहीं होगा। संविधान में संशोधन को लेकर के ये वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने जो निर्णय लिया उनके बारे में हम देखने वाले हैं। उन्होंने क्या निर्णय लिया, किस आधार पर निर्णय लिया, वो भी हम देखने वाले हैं। तो इस वक्त जो इसमें आया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसको लेकर के ये वाद है। तो देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो निर्णय दिया वो निर्णय ये दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में जो निर्णय दिया वो क्या दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 1960 में ये वाद आया था, उस वाद में जो अपना निर्णय दिया था उसमें ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। ये निर्णय किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है। किसका निर्णय है ये? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। कब दिया था? तो ये दिया था 1960 में। कब दिया था ये? 1960 में। पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। किसने नहीं माना? सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना। कब नहीं माना? तो 1960 में नहीं माना। किस वाद में नहीं माना? ये निर्णय क्यों दिया? तो ये निर्णय दिया जब एक वाद आया था, बेरुवारी वाद। इसे हम क्या कहते हैं? बेरुवारी वाद भी कहते हैं। 1960 का ये वाद है। ये मामला कब का है? 1960 का मामला है। देखो मामला बिगड़ जाता है। मामला यहाँ पे बिगड़ भी गया था। क्यों बिगड़ा था? संशोधन, संविधान में संशोधन को लेकर के कुछ बातें आई थी। संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन को लेकर कुछ वाद हुआ था। उस वाद में देखो बेरुवारी बनाम भारत संघ, इस प्रकार से एक मामला दर्ज हुआ था। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, ये वाद पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो जजेस थे उन्होंने ये निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये भारतीय संविधान से क्या है? अलग है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान के जो भाग 1 से जो अनुच्छेद जो 1 है वहां से जो भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। किसमें? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। कब का वाद है? तो वाद है 1960 का। पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में या कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता? तो कौन सा वाद है? वो बेरुवारी वाद है। कौन सा वाद है? बेरुवारी वाद है। कब का वाद है? 1960 का वाद है। इसके बारे में हमने देखा, ये जो मामला कब का था? 1960 का था। अब इसके बाद और क्या कंडीशन होती है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अब एक थोड़ी देर पहले बात की थी कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। तो जब देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान का भाग ही नहीं है, तो इसमें संशोधन कैसे हुआ? तो कैसे हुआ वो हम देखते हैं। एक और वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में एक बार और एक वाद आया था। केशवानंद भारती जी ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया था। कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब का वाद है? 1973 का वाद है। ये 1973 का ये मामला केरल राज्य के हाई कोर्ट में ये दर्ज हुआ। केरल राज्य के हाई कोर्ट में दर्ज हुआ। उसके बाद में ये जो वाद है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वाद किस नाम से था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती ने केरल राज्य के तरफ के खिलाफ क्या किया था? एक वाद प्रस्तुत किया था हाई कोर्ट में। उसके बाद ये जो था वो कहां चला गया? तो सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय को भेजा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस वक्त क्या निर्णय लिया उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो 1960 के अपने निर्णय को इन्होंने बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के जो निर्णय था उसको पलट दिया। किस प्रकार से पलटा? उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का आंतरिक भाग है। क्या है? आंतरिक भाग है। इसमें निर्णय दिया गया, क्या निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो, अपना जो वाद निर्णय था उसको बदल दिया। जब 1960 में जो बेरूवारी वाद था उसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि संविधान की भाग नहीं है। कौन भाग नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कब कहा? तो बेरूवारी वाद में कहा, 1960 में कहा। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के इस वाद के अंदर क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। क्या कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा इन्होंने? कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जब ये लेकिन आ जाता है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा संविधान इसमें संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन इसका जो मूलभूत ढांचा है, क्या मूलभूत ढांचा, जो भारतीय संविधान का जो मूलभूत उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे भारत का संविधान बनाया गया, उस मूलभूत ढांचे को आप नहीं बदल सकते। इसकी मूलभूत संरचना को आप नहीं बदल सकते। ये मूलभूत संरचना क्या है, इसके बारे में हम अलग से सेशन में देखेंगे कि मूलभूत संरचना क्या है। भारतीय संविधान का दार्शनिक महत्व जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये मूलभूत संरचना का सिद्धांत क्या है। तो इसमें ही मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के इस वाद के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जो हम देखेंगे संशोधन होता है, जैसे 368 अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये जो प्रस्तावना है संविधान का ही भाग है। 1960 के बाद में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। कैसा भाग है? तो आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग, प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना। कब माना? 1973 में माना। किस वाद में माना? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। कहा गया कि जो भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इसमें कहा मूलभूत ढांचे का मतलब है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के हाथ में है, तो वो जो मौलिक अधिकार जो जनता को दिए गए हैं उनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हुआ क्या इसके बाद? क्या इसमें संशोधन किया गया या नहीं किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया केवल एक बार। अब तक केवल एक बार संविधान की इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब किया गया वो हम देखने वाले हैं। तो आप इस साथ साथ में आप लिख रहे होंगे। अब हम देखने वाले हैं कब किया गया ये जो संशोधन है, कब किया गया, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो ये हुआ
1976 को हुआ, 1976 में हुआ था। और लागू कब हुआ? लागू होने की जो तारीख है वो कब है? 3 जनवरी 1977। इसीलिए इसको लिखते हैं 1976 और 77 कि 76 में तो हुआ था और लागू कब हुआ? तो 77 में। ये जो संशोधन कब हुआ था? वो 1976 में हुआ और 1977 में ये लागू हुआ। कब लागू होता है? 3 जनवरी 1977 को ये लागू होता है। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? देखो, संशोधन का मतलब होता है या तो कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए जाए, या पुराने प्रावधानों को हटा दिया जाए, या उनमें परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन इसमें ना तो हटाया गया ना ही परिवर्तन किया गया। तो क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए तो वो हम देख लेते हैं। इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए, जो पहला शब्द था वो था समाजवादी। क्या है समाजवादी? इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आपने यदि वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हमारे द्रोणा पीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो क्लास देख सकते हैं। एक इसमें शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इस शब्द के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। एक और शब्द इसमें जोड़ा गया अखंडता। अखंडता। तो ये 3 शब्द नए जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए। और ये संविधान संशोधन लागू कब होता है? तो 3 जनवरी 1977 को यह संविधान संशोधन लागू हो जाता है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन है। हम इन सभी संविधान संशोधनों को अच्छी तरह से देखेंगे। इन सभी संविधान संशोधनों को अच्छी तरह से देखेंगे। अब तक कितने संविधान संशोधन हुए, सभी के बारे में, कितने विधेयक आए हैं, उन सभी के बारे में हम अलग से सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा 42वां संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन है, प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 1976 में। लागू होता है 1977 में। 42वें नंबर का यह संविधान संशोधन है। तो ये तो बात हुई भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शब्दों को लेकर क्या बातें हुई, कौन कौन से शब्द जोड़ने के लिए किन किन लोगों ने प्रस्ताव दिए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं शब्द कौन कौन से जोड़ने के लिए किन किन लोगों ने इसमें अपने प्रस्ताव दिए। तो ये तो थी संशोधन के बारे में। अब हम देख लेते हैं इन शब्दों के बारे में, कौन कौन से शब्द और जोड़ने के लिए इसमें कहा गया। किसी व्यक्ति ने कहा कि इसमें ईश्वर का नाम जोड़ दिया जाए, किसी ने कहा महात्मा गांधी जी शब्द जोड़ दिया जाए, किसी ने कहा देवी के नाम शब्द जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो जोड़ने के लिए कहा गया। कौन कौन से शब्द किस किस व्यक्ति ने कहा तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति आते हैं ब्रिजेश्वर प्रसाद। ब्रिजेश्वर प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे ब्रिजेश्वर प्रसाद। तो इन्होंने संविधान सभा के अंदर कुछ शब्द जोड़ने के लिए, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ने के लिए संविधान सभा में ये प्रस्ताव लेकर के आए कि ये शब्द इसमें और जोड़ने चाहिए। लेकिन उस वक्त उनमें से कुछ शब्दों को नहीं जोड़ा गया। कुछ शब्दों को क्या, उन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द थे? तो इन्होंने एक शब्द दिया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता। तो इन्होंने ही कहा था सबसे पहले कि जिन्होंने ब्रिजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ दिया जाए। और कौन सा शब्द जोड़ दिया जाए? तो अनिवार्य शिक्षा जोड़ दिया जाए। अनिवार्य शिक्षा शब्द जोड़ दिया जाए। और कौन सा शब्द जोड़ दिया जाए? तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जोड़ दिया जाए। निःशुल्क चिकित्सा सहायता शब्द भी इसमें जोड़ दिया जाए कि हम लोगों को क्या देंगे? निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने वाले। और इसके साथ इन्होंने एक शब्द और बताया था कि भारत में क्या किया जाए? सैन्य शिक्षा भी दी जाए। सैन्य शिक्षा शब्द भी इसमें जोड़ दिया जाए।
तो इस प्रकार से इन्होंने 4 शब्दों के बारे में कहा कि ये जो 4 शब्द है प्रस्तावना में और जोड़ दिए जाएं। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा सहायता और सैन्य शिक्षा। ये 4 शब्द जोड़ने के लिए ब्रिजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि प्रस्तावना में ये 4 शब्द और जोड़ दिए जाए। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं सिब्बन लाल सक्सेना। कौन थे? सिब्बन लाल सक्सेना। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं सिब्बन लाल सक्सेना जी ने कौन कौन से शब्द जोड़ने के लिए कहा था। व्यक्ति आते हैं सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना। तो सिब्बन लाल सक्सेना महोदय ने क्या कौन कौन से शब्द जोड़ने के लिए कहे, वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंदर महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया जाए। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाए? महात्मा गांधी शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा था? तो सिब्बन लाल सक्सेना ने। इन्होंने कहा था प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया जाए। शब्द जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने के लिए किन्होंने कहा? किन्होंने कहा था? तो सिब्बन लाल सक्सेना ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया जाए। लेकिन ये भी इनके बात नहीं मानी गई, ये शब्द नहीं जोड़ा गया। कहा गया कि यदि ये शब्द जोड़ देंगे तो कुछ लोगों को क्या होगी, तो कुछ लोग इससे नाराज हो सकते हैं, इसलिए ये शब्द नहीं जोड़ते। हमें भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें बहुत ही सीमित शब्द जोड़ने हैं, तो ये शब्द हम उसमें नहीं जोड़ सकते। अब उसके बाद हम देखते हैं और किसने शब्द जोड़ने के लिए कहे। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं एच.वी. कामत। कौन आते हैं? एच.वी. कामत। तो कामत महोदय ने कौन सा शब्द जोड़ने के लिए कहा वो हम देखते हैं। एच.वी. कामत संविधान सभा के सदस्य थे ये भी। इन्होंने भी कहा था कि कुछ शब्द जोड़ दिए जाएं। इन्होंने कहा था कि संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसके अंदर ईश्वर के नाम शब्द जोड़ दिया जाए। ईश्वर के नाम। इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा जाए ईश्वर के नाम। लेकिन इससे क्या है, एक धार्मिक सहिष्णुता नहीं बनती है। शब्द इसमें जोड़ दिया जाए तो देखो धार्मिक विवाद उत्पन्न हो सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये शब्द इसमें नहीं जोड़ सकते। तो इस शब्द को भी इन्होंने नहीं जोड़ा। देखो ये जो एच.वी. कामत है ये इस शब्द को जोड़ने के लिए एक बिल भी लेकर के आए। संविधान सभा में एक बिल लेकर के आए इस शब्द को जोड़ने के लिए, लेकिन यह शब्द भी नहीं जोड़ा गया। नहीं, ये शब्द भी नहीं जोड़ा गया क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा गया है, उसी के कारण ये शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया, क्योंकि सभी आस्तिक नहीं होते। सभी क्या नहीं होते? आस्तिक। कुछ नास्तिक भी होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो कुछ जो नास्तिक है वो ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक होंगे, तो वो ईश्वर को नहीं मानते। तो हम देखो ये धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो ये शब्द भी हम इसमें नहीं जोड़ सकते। तो ईश्वर के नाम शब्द भी नहीं जोड़ा गया। कहा किसने था ईश्वर के नाम शब्द जोड़ने के लिए? तो एच.वी. कामत ने। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने कौन कौन से शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। देखो आरएस के प्री में या यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है जो आपसे प्रस्तावना के बारे में कुछ शब्द लिखने के लिए कहे, तो इसमें के अंदर आपको ये भी शब्द उसमें मेंशन करने हैं ताकि आपकी कॉपी और औरों से क्या लगे, अच्छी लगे और आपको नंबर भी अच्छे मिले। अब देखते हैं इसके बाद एक व्यक्ति और आए थे, असम से थे। असम से भारतीय संविधान सभा के अंदर एक सदस्य थे, नाम था रोहिणी कुमार चौधरी। कौन थे? रोहिणी कुमार चौधरी। कहां से सदस्य थे? तो असम से थे। नाम क्या है? रोहिणी कुमार चौधरी।
ये कहां से थे? तो असम से थे। असम से संविधान सभा में सदस्य थे। इन्होंने भी कुछ शब्द जोड़ने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए, देवी के नाम। देवी के नाम, ये शब्द जोड़ दिया जाए इसके अंदर। लेकिन इस शब्द को भी इसके अंदर संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये शब्द भी कुछ ऐसा है जो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन करता है, पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है। देखो, सभी आस्तिक नहीं होते, सभी आस्तिक नहीं होते, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। तो देखो, सभी ऐसे नहीं होंगे कि ईश्वर को मानते हो, कुछ लोग नहीं भी मानते तो वो इस शब्द से क्या करेंगे? असंतुष्ट होंगे, इस शब्द से असंतुष्ट होंगे। तो इसलिए इन्होंने इस शब्द को नहीं जोड़ा। संविधान सभा ने ये देवी का नाम शब्द भी इस प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। लेकिन कहा किसने था देवी के नाम शब्द जोड़ने के लिए? अपने लिए तो ये महत्वपूर्ण है, अपने लिए ये महत्वपूर्ण है कि देवी के नाम शब्द प्रस्तावना में लिखने के लिए किन्होंने कहा था? तो रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था। रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, हसरत मोहानी साहब। कौन आते हैं? हसरत मोहानी साहब। एक व्यक्ति थे, संविधान सभा में सदस्य थे, नाम था हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी साहब है, इन्होंने संविधान सभा में कुछ शब्द जोड़ने के लिए कहे थे। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो समाजवाद शब्द है, संघात्मक शब्द, इन्होंने दो शब्दों के बारे में कहा था। कौन कौन से? संघात्मक शब्द और कौन सा? समाजवाद। समाजवाद शब्द। तो ये दो शब्द और इसके अंदर जोड़ दिए जाए, ये दो शब्द और इसके अंदर जोड़ दिए जाए। लेकिन उस वक्त इन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। हम देखते, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये जो समाजवाद शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976-77 में इसको जोड़ा गया। लेकिन संविधान, जिस वक्त संविधान की निर्माण हुआ उस वक्त इस प्रस्तावना में शब्द नहीं जोड़ा गया। मूल संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द नहीं जोड़ा गया। 42वीं संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन सा? समाजवाद। लेकिन संघात्मक शब्द नहीं जोड़ा गया। और उस वक्त तो ये दोनों ही शब्द नहीं जोड़े गए। इन्होंने कहा था ये शब्द जोड़ने के लिए, तो हसरत मोहानी साहब ने कहा था। हसरत मोहानी साहब भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इन्होंने संघात्मक और समाजवाद शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन नहीं जोड़े गए। तो इस प्रकार से हमने देखा भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ने के लिए किन किन लोगों ने कहा। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, ठाकुरदास भार्गव। एक व्यक्ति आते हैं ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा था कि यह जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इन्होंने भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना को कहा। प्रस्तावना को कहा। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन है? तो प्रस्तावना है। यह प्रस्तावना हमें बताती है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। इसीलिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान का उद्देश्य बताती है। क्या उद्देश्य है हमारे भारतीय संविधान का? एक परिचय पत्र है ये भारतीय संविधान का। कौन? प्रस्तावना। तो इन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये भारत की क्या है? आत्मा है। संविधान की क्या है? आत्मा है। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा।
संविधान की आत्मा कहा। संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। और इन्होंने क्या कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा था। प्रस्तावना को संविधान का आभूषण, आभूषण या गहना कहा। किन्होंने कहा था? पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आभूषण किसने कहा? तो किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किन्होंने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना को किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। तो ये इस प्रकार से हमने आज बात की भारतीय प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हमारी ये अंतिम चर्चा थी। हम अपने अगले सेशन में देखेंगे भाग 1 के बारे में। हम संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ करेंगे कल से। तो कौन से भाग प्रारंभ करने वाले हैं? तो संविधान का भाग, पहला भाग, भाग 1। भाग 1 जिसके अंदर क्या दिया गया है? तो भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में जिसमें उल्लेख किया गया है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो आज हमने देखा प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना पर आज हमारी ये अंतिम चर्चा थी। इसमें हमने देखा कि भारतीय प्रस्तावना में किस प्रकार से संशोधन किया गया, किन किन लोगों ने किस किस शब्द को जोड़ने के लिए कहा, और ठाकुरदास भार्गव के बारे में भी आज हमने देख लिया। तो कैसी लगी आज की ये क्लास? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने साथियों को भी ये कंटेंट शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको